हेलो बच्चों, राम राम। क्या हाल चाल। हाँ, आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई सही चल रही होगी और बीमारी वगैरह भी नहीं हुई होगी। भैया कोई बीमार उमार ना होना, अब एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं। ठीक, मौसम भी बदल रहा है तो इसलिए भैया थोड़ा ध्यान दिए रहिए। और चलिए, तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्लांटेशन कैसे होता है, और ये बात की थी कि जो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, और ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास क्या है। तो आज इम्प्लांटेशन के आगे की जो प्रोसेस है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जेस्टेशन होता है यानी प्रेगनेंसी होती है। तो आज हम जेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंसी यानी कि बात करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद जब पार्चुरेशन होता है यानी बेबी की डिलीवरी होती है, उसके बाद जो लैक्टेशन करती है, मदर फीड करती है अपने बच्चे को, ब्रेस्ट फीड करती है। तो इन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, पुरानी क्लास के वीडियो जिसने ना देखे हो वो भैया चैनल पे पड़े हुए हैं, तो जाके चैनल पे एक बार विज़िट कर लेना और देख लेना। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं वीडियोस। और हम चाहेंगे कि आप जैसे नोट्स मैंने बना रखे हैं, ये जो नोट्स ऐसे लिख रखे हैं, इसको आप उतारा करें कॉपी में, एक बार लिख करके देखा करें। आपको हो सकता है आधे पौने घंटे का टाइम लगे, लेकिन भैया ये आपके बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, तो आप इनका सही से उपयोग करें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भैया बात करेंगे पहले प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है ना भाई साहब, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है, अच्छा एम्ब्रियो होता क्या है, जो डेवलपिंग फीटस होता है उसी को एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, और देखो बताएं आपको कि एम्ब्रियो जो है वो देखो हमने कल तक बात की थी कि जो ब्लास्टोसिस्ट थी, ब्लास्टोसिस्ट जा करके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर गई थी, मतलब धंस गई थी। अब उसके बाद आगे की जो कंडीशन है वो क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर थी उसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अच्छा एक और बात ध्यान से सुन लो कि जो भैया आपका ये एम्ब्रियो है, ह्यूमन एम्ब्रियो, इसमें 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर, कौन कौन सी 4 लेयर, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सैक। अब होता क्या है, एलेंटोइस जो है, एलेंटोइस में एक्सक्रीटरी मटेरियल भरा जाता है, और योक सैक जो है इससे बच्चा बड़ा होता है। तो जैसे जैसे बच्चा 9 महीने के नज़दीक पहुंचता है, वैसे वैसे योक सैक कम होती जाती है, और जैसे जैसे चूंकि अब टाइम बढ़ रहा है तो उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल ज़्यादा बढ़ता है, तो एलेंटोइस बढ़ती जाती है, ऐसा पाउच टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, तो 4 लेयर याद रखना, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सैक। तो वही कोरियोनिक विलाइज जो फॉर्म कर जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, जिससे कि एम्ब्रियो जो मतलब आपकी ब्लास्टोसिस्ट थी वो अच्छे से इम्प्लांट कर जाए, अच्छे से इंटरडिजिटेट कर जाए, किसके साथ, मम्मा के यूटेराइन टिश्यू के साथ। देखो ये देखो सराउंड कर जाती किससे, यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। मम्मा का ब्लड भी है उसी में, उससे सराउंड कर गई। ठीक, यूटेरस में मम्मा का यूटेराइन टिश्यू और ब्लड से सराउंड कर गई, कौन, ब्लास्टोसिस्ट। अब इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, जो देखो ध्यान से सुनो, ये भैया मम्मा का बॉडी था, मम्मा की वो थी यूटेराइन टिश्यू। ठीक, और ये भैया ट्रोफोब्लास्ट ने ऐसा इनर से वो निकाले कोरियोनिक विलाइज, और ऐसा इंटरडिजिटेट करके ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिससे कि अब ये इसको छोड़ ना पाए, आसानी से ये छूटे ना। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। वही बात यहाँ बताई गई, स्ट्रक्चर। और ये जो प्लेसेंटा है ना, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में, फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड होता क्यों है। भैया देखो पहले तो कनेक्टेड होता है किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड एक संरचना होती है, जैसे ये प्लेसेंटा है आपका, इसमें आपका ये बेबी है मान लो। ठीक, तो यहाँ से इसका ये ये निकलेगी और ये मम्मा से कनेक्टेड रहेगी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा। ठीक, तो ये जो चीज़ है ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जो कनेक्टेड है,
ये किस लिए कनेक्ट होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। मान लो कि ऑक्सीजन कैरी करना है, ऑक्सीजन बच्चा अभी तो सांस ले नहीं पा रहा है, तो मम्मा जो ऑक्सीजन ले रही हैं उसी ऑक्सीजन को प्लेसेंटा के थ्रू कैरी कराया जाएगा और उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लेसेंटा के ही थ्रू बाहर लाया जाएगा। ठीक है, तो भैया इसलिए और भी जो इंपॉर्टेंट खाना पीना जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो कौन देगा? प्लेसेंटा ही देगा। और किसके थ्रू देगा? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम, मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल उससे आ रहा है उसको भी लेने का काम अम्बिलिकल कॉर्ड ही करेगी, टू एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है, अब ध्यान देना भैया, प्लेसेंटा से 4 ठोरा हार्मोन निकलते हैं, 4 ठोरा हार्मोन प्लेसेंटा से निकलते हैं। कौन कौन? HCG, HPL और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। HCG का मतलब क्या है? ह्यूमन, ध्यान देना भैया, HCG का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL का मतलब क्या है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक भाई साहब, कोई यहाँ तक दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ये दो फुल फॉर्म याद रखना, HCG और HPL। जो भैया मैटरनल टेस्ट किट आती है ना, प्रेगनेंसी की टेस्ट किट, आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज़ ऐसे करके ब्रांडिंग, आपके टीवी में एड्स वगैरह आते होंगे। तो जो प्रेगनेंसी की टेस्ट किट आती है उसमें जब टेस्ट करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि सुबह का यूरिन मम्मा डाले, अगर उसमें मतलब क्या कहते हैं कि 2 लाइन आया तो टेस्ट पॉजिटिव है। तो भैया जो 2 लाइन आता है वो इसी के कारण आता है। अगर HCG प्रेजेंट है तो वो मतलब 2 लाइन आएगा, अगर HCG नहीं प्रेजेंट है तो 1 लाइन आएगा। ठीक, और ये बात देखिए भैया, HPL HCG से ही हम पता करते हैं क्या भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है, पूछा गया है नीट का, तब CPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जिससे हम प्रेगनेंसी का पता करते हैं? तो HCG से पता करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी निकलते हैं। अच्छा, लेटर फेज में जब प्रेगनेंसी काफ़ी बड़े में हो जाए, मतलब लेटर फेज में पहुंचती है, तो भैया रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से? ओवरी से निकलता है। देखो 4 ठोरा हार्मोन कहाँ से निकले थे? प्लेसेंटा से निकले थे। और ओवरी से कौन सा निकलता है? रिलैक्सिन निकलता है। और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में निकलता है। किस लिए निकलता है? लेबर पेन को कम करने के लिए निकलता है रिलैक्सिन। ठीक है, और अलग अलग हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब जो जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे हाइप पे रहते हैं, मतलब उनका अमाउंट इंक्रीज रहता है ब्लड में। वो हार्मोन्स कौन कौन से? देखिए, एस्ट्रोजन, ये ओवरी वाला है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये भैया एड्रिनल मेडुला से निकलता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये मेमोरी ग्लैंड से निकलता है। और इसके अलावा थायरोक्सिन, ये देखिए थायरोक्सिन, ये भैया इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए। देखिए भैया 2 ठोरा बच्चे हैं, मतलब 2 ठोरा ऑर्गेनिज्म एक ही के अंदर पल बढ़ रहे हैं, एक स्वयं माता खुद और उसका बच्चा, तो भैया मेटाबॉलिज्म तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसलिए थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ना जरूरी होता है। अच्छा, ये जो हार्मोन बढ़े, ये किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन? फीटस की ग्रोथ के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए। दूसरा, मेटाबॉलिक चेंजेस जो मम्मा की बॉडी में और बच्चे की बॉडी में आ रहे हैं। ठीक, और तीसरा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। वैसे ध्यान देना है, मेटाबॉलिक चेंजेस जो मम्मा की बॉडी में आ रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जो होता है ना, वो फटाक से डिफरेंशिएट करता है और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसी इनर सेल मास में कुछ सेल्स, सर्टेन सेल्स होती हैं ऐसी, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो स्टेम सेल्स का काम करती हैं। अच्छा, स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनमें टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है। टोटीपोटेंसी आपने नाम नहीं सुना होगा, तो हम आपको डेफिनेशन एक बता देते हैं जब टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। अच्छा, वो चैप्टर ही हटा दिए गए, तो भैया डेफिनेशन सुन लो टोटीपोटेंसी की। टोटीपोटेंसी जो है, एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप होल ऑर्गेनिज्म और सम टिश्यू और सम ऑर्गन। ठीक, ये प्रॉपर्टी जो है ये टोटीपोटेंसी की होती है। तो भैया यहाँ पे देखिए, ये इनर सेल मास की कुछ स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक, जिनमें क्या होती है? टोटीपोटेंसी होती है। अब हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे क्या और में क्या होता है। देखिए, ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, लगभग 265 दिन की। इसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने का समय।
जैसे वीक का मतलब 1 हफ्ते का समय होता है, 7 दिनों का समय होता है, वैसे ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीनों का समय। ठीक, तो ध्यान से देखना भैया, 3 ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, 9 महीने टोटल भैया ये प्रेगनेंसी चलती है। अब बात करेंगे कि कितने दिनों के बाद क्या चीज़ बन जाती है ह्यूमन में। तो देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, पहले मंथ के बाद हार्ट बन जाता है, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। अगर आप स्टेथोस्कोप लगा करके सुनेंगे ना ध्यान से तो आपको सुनाई पड़ेगा। अगली बात सुनेंगे, 2 महीने के बाद भैया मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीना कंप्लीट होने के बाद, लगभग 3 महीना कंप्लीट होने के बाद क्या बन जाते हैं बता सकते हैं? डिजिट्स, फिंगर्स और क्या कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। फिंगर्स का मतलब क्या है, डिजिट्स का मतलब क्या है? ये फिंगर्स जो आपके हैं, पैर के टो जो हैं, ठीक है। और इसके अलावा लिम्स बन जाते हैं, लिम्स बन जाते हैं, डिजिट्स बन जाती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बन जाता है। देखिए लिम्स बने, डिजिट्स बने, ये बन गए, ये से 2 मंथ के बाद बने। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या बना? मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन गए। मेजर ऑर्गन सिस्टम जैसे लिम्स हो गए, जेनाइटल्स हो गए, ये देखिए मेजर ऑर्गन सिस्टम कब? थर्ड मंथ के बाद बने। अच्छा, पहला फीटल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये 5th मंथ के एंड में होता है। कब होता है? 5th मंथ के एंड में फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है और खोपड़ी में बाल आ जाते हैं, हेयर ऑन हेड, हेयर ऑन हेड। इसके बाद 6 महीने के बाद बॉडी हेयर आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं। पहले भैया बच्चे की आईलिड जो होती हैं आपस में ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, जैसे तो आपने ध्यान दिया हो कि जो कुत्ता उत्ता के बच्चे होते हैं या जो चूहा हुआ के बच्चे होते हैं, इनकी आंखें बचपन में 3-4 दिन तक, 5 दिन तक बंद रहती हैं। तो वैसे ही भैया हम लोगों की आंखें इसी प्रेगनेंसी पीरियड में, जेस्टेशन में कुछ समय तक बंद रहती हैं, लेकिन फिर खुद से ही सेपरेट हो जाती हैं। तो जब सेपरेट होती हैं तो वो कौन सा समय होता है? 5 महीने का समय होता है, 6 महीने का समय होता है। आईलिड सेपरेट होती हैं और आई लैशेज आ जाती हैं, मतलब ये पलकें आ जाती हैं, जो पलकें आप देख रहे हैं। ठीक, और 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है। ठीक, अब भैया बात करेंगे पार्चुरेशन की और लैक्टेशन की। जेस्टेशन पीरियड आप जानते हैं क्या होता है? प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन क्या होता है? या ऐसे लिखो, देखो कि प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट बेबी फ्रॉम मदर्स यूटेरस। अच्छा, मदर्स के यूटरस से किस रास्ते से बाहर आएगा? भैया वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, अच्छा वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला करके बर्थ कैनाल बोलते हैं, ये बताया था जब शुरुआत किया था। ठीक, पार्चुरेशन जो है भैया न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब नर्वस सिस्टम भी इसमें इंक्लूड हो रहा है और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हार्मोन्स भी इसमें कुछ उथल पुथल कर रहे हैं, जिसके कारण पार्चुरेशन हो रहा है। ठीक है, देखो प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो होता है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है किसको? मैटरनल पिट्यूटरी को, और मैटरनल पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मतलब पिट्यूटरी में 2 पार्ट होते हैं ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन? ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा था? कमेंट करके बताओ। एडीएच निकलता है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। ठीक, देखो यही चीज़ कमेंट कर देना तुम भैया, सुन के कमेंट कर देना, देख लेंगे हम। ठीक है तो भैया जो ऑक्सीटोसिन है वो भैया मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है। ये बात ध्यान रखना भैया, एक बार हमारे एग्जाम में एक टेस्ट दे रहे थे ऐसे कोचिंग का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है कि बच्चे की पिट्यूटरी से निकलता है, तो बच्चे की पिट्यूटरी से नहीं निकलता, मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, हुए थे कंफ्यूज, अब देखना, लेकिन लिखती है एनसीईआरटी ये बात। और स्ट्रॉन्ग यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जब जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलेगा वैसे ही यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। स्मूथ मसल्स होती है ना, मायोमेट्रियम में बताया था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके कारण क्या होगा? एक्सपल्सन ऑफ बेबी होगा। इसी को क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं।
ठीक, अब आगे बात करेंगे प्लेसेंटा जो होता है ना, प्लेसेंटा वो भी थोड़ी समय के बाद बाहर आ जाता है, आफ्टर सम टाइम एक्सपेल्ड आउट। ठीक, अच्छा पिटोसिन क्या होता है? आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन। अच्छा जैसे किसी को मतलब लेबर पेन ही नहीं हो रहा है तो उसको भैया हम लोग बाहर से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन कहते हैं, जिससे कि उसमें लेबर होना शुरू हो जाता है। अच्छा आपने देखा होगा कि कुछ जो जानवर मतलब डेयरी वाले हैं वो भी ऐसा काम करते हैं कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और दूध मिल्क लेट डाउन हार्मोन है ना ऑक्सीटोसिन, तो इससे मिल्क लेट डाउन करवा देते हैं ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में। ठीक, अच्छा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी एंड होती है तो कुछ ऐसा चेंज होता है पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे कि मम्मा जो होती हैं उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें से मिल्क का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं क्या? लैक्टेशन। क्या कहते हैं? लैक्टेशन। अब इसके बाद बात करेंगे कि शुरुआत के कुछ दिनों में आपने सुना होगा टीवी में खूब ऐड आते हैं कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। तो माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वो क्यों बच्चे को पिलाएं? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। और कोलेस्ट्रम में भैया IgA टाइप की एंटीबॉडी होती है। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे ना तब इस बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये क्या देता है? बच्चे को इम्यूनिटी देता है। अभी तक तो उसने इस दुनिया के इस समाज में कदम रखा ही नहीं, इस दुनिया में कदम रखा ही नहीं है। उसे क्या पता, उसको क्या पता कि किस तरह के पैथोजन इस दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बाहर आते ही पहले दूध पिलाया जाता है, जिससे कि शहद चटाते हैं कुछ लोग, ध्यान दिया होगा आपने। दूध पिलाया जाता है जिससे कि उसको इम्यूनिटी मिले। ठीक है, जिससे क्या हो, वो बाहर के जो पैथोजेंस हैं उनसे लड़ने की उसको क्षमता मिले। ठीक, अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये भैया रिकमेंड करते हैं कौन? डॉक्टर्स। ठीक, बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए कौन रिकमेंड कर रहा है? डॉक्टर। तो भैया ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करनी चाहिए। अच्छा कुछ फीमेल्स जो हैं वो फिगर को लेकर के, ऐसा हमारे पापा ने हमारी क्लास में बताया था, हम भी आपको वही चीज़ कन्वे कर दे रहे हैं कि फिगर को लेकर के महिलाएं इतना ज़्यादा वो हो जाती हैं कि हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं। जब तो ये सब चीज़ें ध्यान दें कि भैया उसमें कोलेस्ट्रम होता है जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भैया ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं बच्चे को। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।